और आइए आप खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में अब ट्रिपल इंजन की सरकार। जी हां, सत्ता जो न कराए कम। महाराष्ट्र में हुए सियासी उठापटक से यह बात एक बार फिर से सही साबित हो चुकी है और उठापटक भी ऐसे वक्त में हो रही है जब बीजेपी के खिलाफ कई विपक्षी दल एक साथ आने की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में सवाल यही कि 2024 के लिए एक साथ आने को तैयार हो रहे विपक्ष के लिए भी क्या एक झटका है और क्या जैसी स्थिति एनसीपी की है वैसे ही हालात अन्य दलों में तो नहीं बनने वाले। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल हो चुका है। ये एक ऐसा फेरबदल है जिसने सबको फिर से चौंकाया है। एनसीपी में नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार अपने 40 विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो चुके हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, जबकि उनके साथ कुल 8 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि एक होने जा रहे विपक्ष के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ के बगैर भी बीजेपी और शिवसेना की सरकार पूर्ण बहुमत में है। लेकिन इसके बावजूद एनसीपी का टूट जाना बीजेपी के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। हालांकि इसके पहले जब शिवसेना और एनसीपी की सरकार उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चल रही थी, तब भी शिवसेना में दो फाड़ हुआ था और एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के साथ मिलकर बीजेपी से हाथ मिलाया और सीएम की कुर्सी भी हासिल कर ली। यह महाराष्ट्र की सियासत का हैरान कर देने वाला उलटफेर जरूर था, लेकिन तब शायद ही किसी को पता हो कि 2023 आते आते सूबे की सियासत में एनसीपी के रूप में एक और बड़ा फेरबदल हो जाएगा। अब हालात ये बनने लगे हैं कि जैसा शिवसेना के साथ हुआ वैसा ही एनसीपी में भी हो सकता है। यानी कि पार्टी और पार्टी का सिंबल किसके पास है, इसको लेकर एक बड़ी लड़ाई भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। इधर आज हुए घटनाक्रम की बात करें तो अजीत पवार ने मुंबई में आधिकारिक आवास पर पार्टी के कुछ नेताओं और विधायकों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले मौजूद थी। हालांकि अजीत पवार के राजभवन पहुंचने के दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार पुणे में थे और उन्हें विधायकों की मीटिंग की जानकारी भी नहीं थी। बाद में जब बैठक के बारे में उन्हें जानकारी लगी तो उन्होंने अजीत पवार को विपक्ष का नेता बताते हुए कहा कि उन्हें बैठक बुलाने का अधिकार है। लेकिन राजभवन जाकर अजीत पवार समेत 8 विधायकों ने सरकार में शामिल होते हुए मंत्री पद की शपथ ले ली। इस पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। दूसरी तरफ संजय राउत ने कहा कि उनकी शरद पवार से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि वो न केवल मजबूत हैं बल्कि उन्हें समर्थन मिला हुआ है। जनता ये खेल ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगी। आपके साथ है, सरकार किस तरह से चलाएंगे? तेज गति से एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी महाराष्ट्र में हुए पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। किसने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे की जो टीम है यही काम करेगी। आने वाला जो लोकसभा और विधानसभा में ये सब साफ हो जाएंगे। अजीत पवार नहीं चलेंगे, ये बाकी लोगों की पावर चलेंगे। अजीत पवार जी को ऐसा नहीं करना था और अगर ऐसा करके वो शरद पवार जी का कद को घटाने का, उनका ताकत को घटाने का जो काम कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम पॉलिटिक्स में उनको बहुत नुकसान होगा। आज पूरा देश एक हो रहा है सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए और ये डूबती नैया में जो सवार होने जा रहे हैं तो इनके लिए नुकसान भरा ये सफर होगा। आपको बता दें कि साल 2024 के मद्देनजर कांग्रेस और एनसीपी समेत विपक्ष के तमाम दल एक साथ आने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। पटना के बाद अगली बैठक बेंगलुरु में होने वाली है, लेकिन एनसीपी में हुई ये टूट विपक्षी एकता के लिए झटका है और बीजेपी के लिए फायदेमंद, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अजीत पवार समेत बाकी विधायक शरद पवार के पटना में विपक्षी एकता बैठक में मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के एक तरफा फैसले से नाराज थे। ऐसे में सवाल ये भी कि कहीं बीजेपी एनसीपी की तरह ही बाकी विपक्षी दलों के लिए भी कोई तैयारी करके तो नहीं बैठी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्मदिन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। 4 जुलाई को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 27 साल के हो जाएंगे। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए बागेश्वर धाम में भक्तों का आना शुरू हो चुका है।
4 जुलाई को बागेश्वर धाम में लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। छतरपुर मध्य प्रदेश का वो जिला जहां विश्व विरासत खजुराहो के मंदिर हैं। खजुराहो के मंदिरों की वजह से छतरपुर की ख्याति पूरी दुनिया में फैली है। ये मंदिर छतरपुर के इतिहास की विरासत हैं, लेकिन इस इतिहास के अलावा छतरपुर का एक वर्तमान भी है। ऐसा वर्तमान जिसने देश और दुनिया में छतरपुर को प्रसिद्ध कर दिया है। ये वर्तमान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं। 4 जुलाई 1996 को जन्मे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 27 साल की उम्र में जो प्रसिद्धि हासिल की है वो बहुत कम लोगों को मिलती है। सनातन का ध्वज थामे हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ सालों में ही अपनी ऐसी पहचान बना ली है जो लोगों को चमत्कृत कर देती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन मनाने के लिए छतरपुर में बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। पूरे देश से उनके भक्तों का छतरपुर आना शुरू हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस मौके पर लाखों अनुयायी बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। इन दिनों बागेश्वर धाम में हनुमत और नवचंडी यज्ञ चल रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहाँ मौजूद हैं। ये सभी लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन मनाने के लिए उत्साहित हैं। बालाजी का जन्म है इसीलिए आए हैं, और दूसरी बात यह है कि ये हमारे सतगुरु हैं। कलयुग के समझ लीजिए, सीधे सीधे ये समझ लीजिए साक्षात अवतार हैं ये, ठीक है। और ये हैं तो समझ लीजिए कि हिंदू राष्ट्र आना निश्चित है। महाराज जी का जन्मदिन बहुत जोर जोर से चल रहा है, पर उत्साह दिखा जा रहा है लोगों में। हम भी 5 दिन से के लिए यहाँ पे रुकने आए हैं, और जिस तरह से आपने तैयारी दिखाई यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी दिख रही है, लोगों में जोश दिख रहा है। मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे, हमें बहुत शांति मिली है। देख करके हमें लगा है कि वास्तव में कोई जो एनर्जी है अगर कलयुग में तो विशेषकर यहाँ पे है। और जो महाराज जी, बिल्कुल ये मान लीजिए उनके दर्शन करने के बाद ऐसा लगा है जैसे स्वयं साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो गए हमें। हम बागेश्वर धाम आए हुए हैं और दर्शन करने आए हैं, और काफ़ी सारी उम्मीदें हैं बागेश्वर धाम से। दर्शन भी हुए हैं, बहुत अच्छे दर्शन, हमें यहाँ के बहुत अच्छा भी लगा। जो बागेश्वर धाम के बारे में बहुत कुछ सुनने को भी मिला, और जनता के लिए बहुत कुछ भी किया है बागेश्वर धाम ने। बागेश्वर महाराज का जन्मदिन भव्य और दिव्य हो, इसके लिए महाराज के सेवादार व्यवस्थाओं में जुटे हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों को हमेशा की तरह हिंदू राष्ट्र का संदेश दिया है और कहा है वो सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। वो उत्साह है, और चूंकि हमारा तो प्रतिदिन हम मानते तिथि के हिसाब से मानते, लेकिन अब अपने लोगों की भावनाओं को यहाँ वहाँ कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा परिवार, बागेश्वर परिवार इतना प्यारा है। धन्यवाद। क्या संदेश देंगे भक्तों को? यही देंगे कि बस संकल्प तो एक ही, सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र। 27 साल की उम्र में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रसिद्धि का शिखर प्राप्त कर लिया है। छतरपुर जिले के एक नौजवान की बाबा बागेश्वर धाम बनने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। इन्हें मानने वाले तो आस्थावान भक्त इनके चमत्कारों को देख देख कर गदगद हैं। बागेश्वर धाम में लाखों लोगों की आस्था है, भरोसा है, साथ ही चमत्कार के दावे भी हैं। किसी के लिए दरबार है तो किसी के लिए पूरा संसार। नरेंद्र परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। अपने वतन से हर कोई मोहब्बत करता है। बालाघाट के रहने वाले राज बहादुर भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, लेकिन उनका मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि चीन है, चाइना, जहां वो जाना तो चाहते हैं लेकिन मुश्किलें उनका साथ ही नहीं छोड़ रही। 84 वसंत जीवन के देख चुके वांग की ख्वाहिश बस यही है कि जीवन के आखिरी पड़ाव में वो अपनी मिट्टी को फिर से महसूस कर पाए। हर इंसान अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत रखता है, जहां उसका जन्म हुआ, जहां वो पला बढ़ा, जहां उसके दोस्त थे, उसके साथी थे, जहां उसकी सारी बचपन की यादें समाई हैं। उस जगह को इंसान ताउम्र नहीं भूल पाता। ऐसे ही हैं बालाघाट के रहने वाले वांग क्यू, जो 26 बरस की उम्र में 1962 के इंडो चाइना वॉर के दरमियान पकड़े गए। आरोप जासूसी का लगा। हालांकि 1969 में रिहाई हुई और तब से लेकर अब तक वांग क्यू ने बालाघाट के तिरोड़ी गांव को ही अपना घर आसरा मान लिया।
जैसा देश वैसा भेष मानकर नाम भी राज बहादुर रख लिया और 1974 में स्थानीय लड़की से शादी की। फिर परिवार बढ़ा। आज उनकी पत्नी भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन भरे पूरे परिवार के बावजूद वे खुद को अकेला महसूस करते हैं। वजह है वतन से दूरी। अब उन्हें भारत से चीन जाने के लिए एक्टिव वीजा की दरकार है। इतने सालों के दौरान वांग 3 दफा चीन जा चुके हैं और तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब उम्र के आखिरी पड़ाव में उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो अपने चीन में बसे सगे संबंधियों से एक बार फिर से मिल लें। चाइना का हम जब चाइना जाने का समय कोई वीसा नहीं है, तो चाइना इंडिया आना है तो वीसा लगते हैं। तो अभी इस बात हम जाना है तो वीसा हमारा अभी नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्यों नहीं मिल रहा है वीसा? क्यों नहीं मिल रहा है? वीसा है तो जैसे हम वीसा डिमांड किया तो कोई माता नहीं मारी, हमारा ये माता नहीं करे तुम्हारा मिसेज का नाम है तुम ये तो वांछी, तुम्हारे मिसेज का नाम राज बहादुर, ये गलत हो गया, ऐसे हम वीसा भी नहीं लेंगे। हालांकि एक बार फिर वांग ने अपने वीजा के लिए आवेदन किया है, लेकिन 84 बरस के वांग से अब FRRO अधिकारी ने साबित करने को कहा है कि वांग क्यू और राज बहादुर दोनों एक ही शख्स हैं। और मेरे पापा का नाम राज बहादुर वांग है और उनका चाइनीज नेम वांग की है। क्या परेशानी उनको हो रहा है? उनको चाइना जाना है और परेशानी क्या हो रही है यहाँ पे? परेशानी कुछ नहीं, परेशानी ये है कि उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है यहाँ का, और 4 साल से यहाँ पे अभी उनका वीज़ा ख़त्म हो गया है, तो वो 4 साल से अभी बिना वीज़ा के यहाँ पे रह रहे हैं। अभी उनको 4 साल हो गए यहाँ से अपने चाइना जाना है, फैमिली से मिलना है, और उनको कुछ तकलीफ़ है तो उनको इलाज भी कराना है, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराना है, जिस वजह से उनको यहाँ से भी चाइना जाना है। तो उनको एग्ज़िट परमिट के लिए मैंने FRRO में अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो एग्ज़िट परमिट में अभी वहाँ से क्वारी ये निकली है कि इनका नाम जो है वांग की पासपोर्ट में है, और इन जो हमारे मम्मी के नाम के सामने इनका नाम राज बहादुर यहाँ पे लिखा गया है। तो उनने ये बोल रहे हैं कि भाई इसका हमको क्लैरिफिकेशन दो, जस्टिफिकेशन दो कि भाई ये राज बहादुर और ये वांग की एक ही आदमी है। हालांकि वांग की समस्या नई नहीं, इससे पहले भी उनकी परेशानी को मीडिया के जरिए दिखाया जा चुका है। अब कलेक्टर का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी न्यूज़ 18 के जरिए मिली है और नियम के मुताबिक जो भी मदद हो पाएगी वो दी जाएगी। मुझे मामले का संज्ञान नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। आइडेंटिटी को लेकर के जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो भी स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम उनकी जो भी हर संभव मदद होगी वो करेंगे। एक सैनिक जो अपने वतन के लिए लड़ते हुए दूसरे वतन पहुंच गया, पकड़ा गया, सजा काटी, वहीं अपना घर बचाया, परिवार बढ़ाया और उम्र के आखिरी पड़ाव में आकर वही बूढ़ा सिपाही अपनी मिट्टी को याद कर रहा है, अपनों को याद कर रहा है। देखना यह है कि क्या वो एक बार फिर से अपने वतन जा पाएगा, अपनों से मिलने। श्रीनिवास चौधरी, न्यूज़ 18, बालाघाट। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कई मुद्दों पर खुलकर बात रखी। टीएस सिंहदेव ने क्रिकेट के अंदाज में कहा कि टीम के कैप्टन तो सीएम भूपेश बघेल ही हैं, जबकि मैं उप कप्तान हूं। भूपेश बघेल ओपनर बैट्समैन हैं, लगातार रन बना रहे हैं। मैं 6वें 7वें नंबर का बल्लेबाज हूं, ऑलराउंडर हूं। सिंहदेव ने कहा कि इस चुनाव में भी भूपेश बघेल ही हमारा चेहरा है। उप मुख्यमंत्री बनने पर खुशी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि खुश और दुखी नहीं होना चाहिए, मैं संतुष्ट हूं। यूसीसी को लेकर विपक्षी एकता के सवाल पर सिंहदेव ने कहा कि जरूरी नहीं कि पूरा विपक्ष हर मुद्दे पर एकमत हो जाए। टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा है। सुनिए टीएस बाबा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। भोपाल में इस वक्त हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव साहब। सर, मैं आज आपसे जो बात करूंगा, मैं अपनी बात कम करूंगा, मैं बात करूंगा देश की जनता की, और खास तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता के मन में कुछ सवाल है। आप थोड़ा सा बेबाकी से, वैसे अपनी बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं, थोड़ा बेबाक होके बताएंगे तो थोड़ा जनता को अच्छा लगेगा। जनता को अब क्रिकेट की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने टॉस जीता है या हारा है? मैं तो टीम का सदस्य हूँ, टॉस करने तो कैप्टन जाते हैं। कैप्टन कौन है? भूपेश बघेल। तो कैप्टन भूपेश बघेल हैं, आप टीम के सदस्य हैं। चलिए, टॉस जीत उप कप्तान बना दिया गया। अच्छा,
उप कप्तान को अभी टॉस जो भी हुआ उसमें आपको बैटिंग मिली या फील्डिंग मिली है? अभी तो खेलने को मिला है, फिलहाल तो बैटिंग ही कर रहे हैं लगता है। तो बैटिंग में आपका ऑर्डर कौन सा होगा, किस नंबर पे बैटिंग करने? मैं नंबर 6-7 वाला हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ, क्रिकेट में वास्तव ऑलराउंडर। तो आपके कैप्टन क्या है? वो कैप्टन तो लगता है कि ओपनिंग बैट्समैन है। ओपनिंग बैट्समैन जी। अभी उनका पिछला रिकॉर्ड भी अच्छा है, लगातार रन बना रहे हैं ना। लेकिन मैंने पहले इंटरव्यू आपसे कई बार की है और आपने माना, मुझसे इंटरव्यू मुझे अच्छे से याद है, जब आपने 2.5 साल वाली बात जब होती थी और जब 2.5 साल खत्म हो गए तो आपने मुझसे एक बार कहा था कि अब आगे मुझसे 2.5 साल वाला सवाल मत पूछना। उसमें मेरे से पार्टी ने भी, सीनियर्स ने कहा था कि इसमें कई बार स्थिति अप्रिय सी भी हो जाती है, तो 2.5 साल वाली बात पे आप कमेंट मत करिए। हो सकता है कुछ लोगों ने कहा हो कि भाई मीडिया बार बार उनसे पूछता है, कई बार लगता होगा कि प्रायोजित है, बाबा पूछवा रहे हैं। मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि मेरे से वो सवाल पूछिए, लेकिन सामने वाले को ये लग सकता है कि ये सवाल प्रायोजित तो नहीं है, कि जहां जाते हैं वहां ये 2.5 साल वाली बात क्यों आ जाती है, कैसे आ जाती है? कैसे गई मगर 2.5 साल वाली बात तो आई ना। मगर मुख्यमंत्री का चयन जब हुआ था तो दिल्ली में एक मीडिया चैनल ने इस बात को दिखाया था कि ऐसा तय हुआ है। अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे दादाजी धाम के मंदिर में जहां पर गुरु पूर्णिमा पर पहुंचे हैं लाखों भक्त, और मान्यता यह है कि दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामना हो जाती है पूर्ण। देखिए जरा। हम भलो दादाजी का नाम, भलो हरिहर जी का नाम। गुरु शिष्य की अनूठी परंपरा, आस्था और भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम, ये है खंडवा का दादाजी धाम। कहा जाता है कि भगवान शिव के अवतारी माने जाने वाले अवधूत संत केशवानंद जी महाराज ने यहाँ 1930 में समाधि ली थी। पहले ये एक अखाड़ा था जो बाद में आश्रम बना और फिर भक्तों ने उनकी समाधि पर भव्य मंदिर बना दिया। तभी से इसे दादाजी धूनी वाले का मंदिर कहते हैं। वहीं गुरु पूर्णिमा पर मंदिर में भक्तों का उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि गुरु पूर्णिमा पर दादाजी धाम में 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हुई है। 1 से 3 जुलाई तक ये महोत्सव चलेगा, जिसमें करीब 5 लाख भक्तों के पहुंचने की संभावना है। 2 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़े दादाजी महाराज ने 1930 में दिसंबर में यहाँ पर समाधि ली है। उन्हें छोटे दादाजी और अन्य जो भक्त हैं वो शिव का अवतारी मानते थे, और यहाँ यही कारण है कि यहाँ आरती भी अंत में शिव भगवान की ही आरती होती है। इसके पहले तो निरब्दा जी की आरती होती है, और छोटे दादाजी उनके शिष्य के रूप में यहाँ प्रतिष्ठापित हुए हैं, और उन्होंने पूरे इस आश्रम का संचालन ऐसे शिष्य होकर के किया है। और गुरु और शिष्य की परंपरा यदि हिंदुस्तान में कहीं भी देखने को मिलती है तो इस स्थान पर मिलती है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर दादाजी के मंदिर में निशान चढ़ाने की परंपरा है। हजारों लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर जत्थे के रूप में यहाँ निशान लाते हैं और मंदिर पहुँचते हैं। पांढुरना बैतूल के भक्त तो दादाजी का रथ हाथों से खींच कर लाते हैं। कई दिनों पैदल चलने के बाद भी इन अनुयायियों के लिए ये यात्रा आस्था के सामने हल्की नजर आती है। और दादाजी का रथ लेके आते हैं, और सभी लोग जितने भी दादाजी के भक्त लोग हैं ये सब लोग श्रद्धा अनुसार आते हैं, और सब धक्का लगाते हुए आते हैं। बच्चे भी रहते हैं, लेडीज भी रहती है, जेंट्स भी रहते हैं, सभी बूढ़े रहते हैं। और रास्ता भर दादाजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा रहती है कि कहीं भी भोजन प्रसादी की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सभी भक्त लोग व्यवस्थाएं करती है। इस मंदिर में लगभग 90 वर्षों से लगातार धुनी और दीपक ज्योति प्रज्वलित हो रही है। गुरु शिष्य परंपरा की अनोखी मिसाल प्रस्तुत करता है पूरे देश में खंडवा का ये मंदिर। ये मंदिर एकमात्र ही ऐसा स्थान है जहां 24 घंटे ये खुला रहता है। यहाँ कोई पंडा पुजारी नहीं होता। श्रद्धालु खुद
स्वयं आकर चादर चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं और प्रसाद पाकर निकल जाते हैं। दादाजी की समाधि के सामने अनवरत जल रही धुनी ही उनकी शक्ति मानी जाती है। श्रद्धालु भी इस धुनी में सब कुछ स्वाहा कर देते हैं। गुरु पूर्णिमा पर बाहर भी निःशुल्क सेवा करते हैं। गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं भी भक्तों को निःशुल्क दी जाती हैं। यहाँ तक कि कुली, डॉक्टर और अन्य पेशे से जुड़े हुए लोग भी दादाजी के अनुयायियों की निःशुल्क सेवा करते हैं। गुरु के प्रति आस्था का ये लगाव हर कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए खंडवा का दादाजी धाम अद्भुत और अनूठा है। न्यूज़ 18 के लिए खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।